हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। दिस इज द एक्सपेक्टेड पेपर 2 ऑफ फॉर एसएससी सीजीएल 2021 एग्जामिनेशन। क्या आप तैयार हैं एग्जाम के लिए? ठीक है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन क्वांटिटी एप्टीट्यूड के मिक्स प्रैक्टिस करते जा रहे होंगे हम। और मैं आपको यहाँ पे ये चीज देखो, टारगेट यही है कि आपको अप्रोच समझ आए। जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो किस तरह से आपको क्वेश्चन को रीड करना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन में फ्लो में आगे बढ़ना चाहिए, कि क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सोल्व करना है, वो सारी चीजें हम इसमें देख रहे होते हैं। इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे मैं बहुत मुश्किल क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा सीख जाओगे आप 10 दिन में। अगर आपका एग्जामिनेशन है, क्या ही सीखोगे आप? इस टाइम पे जो रिवीजन कर लो वही बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, सबसे मस्ट जो भी होता है, आप कहते हो ना एग्जाम में सर स्पीड नहीं आ रही, स्पीड इसलिए नहीं आती क्योंकि आपकी रिवीजन नहीं होती। अगर आपकी रिवीजन अच्छी है ना, तो क्वेश्चन देखते ही आपको पता होता है ये सब अप्रोच से होगा और आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो। अगर कैलकुलेशन वाली बात करो, 20% से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में कभी जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो। ठीक है, जिसमें पॉइंट में वैल्यू जा रही हो सोल्व करके। मैक्सिमम क्वेश्चंस एक पैटर्न पे होते हैं। वो पैटर्न आपको क्वेश्चन पढ़ते ही अगर समझ आ गया कि इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से निकलेगा, तो आप कर जाते हो। और वो पैटर्न तब समझ आता है जब आपकी रिवीजन अच्छी हो, जो आपने टाइप्स पढ़े हो वो अच्छे से क्लियर है, क्वेश्चन देखते समझ आया ये इस टाइप का क्वेश्चन है और इसे इस तरीके से करना है, तो वो तो कर जाओगे। अगर सोचने बैठ गए क्वेश्चन पढ़ने के बाद, हाँ इसे ऐसे कर लेता हूँ ऐसे कर लेता हूँ, तो फिर तो आपका पेपर गया। तो मेन रिवीजन ही है। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 25, इसमें से हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल लगे। लेकिन अप्रोचेस आपको दिखती रहेंगी, मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, आप एग्जाम में क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मेरी अप्रोचेस कोई ऐसी नहीं होगी जो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी। जहां मुझे लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे ये छोटा सा ट्रिक है ये बतानी है, तो वो मैं बता दूंगा। बाकी चीजें आपको समझ आ रही होंगी सारी की सारी। टारगेट यही है कि आप इससे क्लास को देखें तो उससे कुछ ना कुछ सीख के जाएं। ठीक है, और यहाँ पे हम सिलेक्शन पोस्ट फेस 9 के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल के, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आपका इक्विवेलेंट टू सीजीएल लेवल होता है। तो मैथ्स का जो लेवल है वो मेंटेन्ड है, सीजीएल जैसा ही लेवल है। 2020 में भी ऐसे क्वेश्चन थे, काफी क्वेश्चन रिपीटेड है इसके अंदर, सीजीएल 2020 की टीयर 1 टीयर 2 के। ठीक है, और एग्जाम्स के मिल जाएंगे। तो लेटेस्ट में यही हुआ है, तो ये आप एज अ मॉक टेस्ट जरूर दें। इसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पे मैंने प्रोवाइड करी थी। एक शिफ्ट हम देख चुके हैं 8 तारीख की, जो कि लास्ट सेशन में करा था। इसमें 9 तारीख की करेंगे। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं 5 शिफ्ट थी इसमें, या तो मैं पांचों की पांचों आपको ऐसे मिक्स क्वेश्चन की फॉर्म में प्रैक्टिस करा दूं, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 शिफ्ट ये कर ली, इसके बाद कुछ बाकी की तीनों शिफ्ट के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस 6-7 निकाल के मैं वो करवा दूं आपको। उसके बाद फिर मैट्रिकुलेशन लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल के, या फिर कुछ और। ठीक है, जिसकी भी आपको रिक्वायरमेंट आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा हम उस पर काम कर लेंगे। बाकी टारगेट ये है कि मिक्स क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप रेडी होनी चाहिए एग्जाम में। पहले एवरेज का क्वेश्चन, फिर एकदम कंपाउंड टेस्ट का आ गया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया, फिर अलजेब्रा का आ गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री का आ गया। यू शुड बी रेडी टू सोल्व मिक्स क्वेश्चंस राइट एग्जाम से पहले। क्योंकि होता क्या, आप अलजेब्रा मान लो आपने एग्जाम से पहले दिन सिर्फ अलजेब्रा पढ़ लिया 3 घंटे। ठीक है, आपके दिमाग में ये आएगा अलजेब्रा का क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा, क्योंकि अलजेब्रा मैंने अच्छे से कवर किया। पता चला अलजेब्रा का क्वेश्चन है वो भी नहीं हुआ, और बाकी क्वेश्चन की आपकी थोड़ी प्रैक्टिस छूट गई, तो आप एकदम रिलेट नहीं कर पाए चीजों से। मान लो एवरेज चैप्टर में आपको डेविएशन का कंसेप्ट लगाना है, डेविएशन ही भूल गए आप कैसे लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने अच्छे से पढ़ी है लेकिन स्किप हो जाएंगी, क्योंकि नया पढ़ा हुआ मैथ्स का आप यूज नहीं कर पाओगे एग्जाम में ज्यादा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं ये कह रहा हूँ रिवीजन अच्छे से करते रहो। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप देख लो। ये क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको दे रखी है मैंने एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, जो जो शिफ्ट कराता जा रहा हूँ। तो उससे भी आप खुद प्रैक्टिस करके देखो, क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, मेरे साथ साथ देखना है तो वीडियो को क्वेश्चन पहले आते खुद सोल्व करो, फिर सोल्यूशन देखो कि ऐसे ही करा या नहीं करा। ठीक है, तो बी रेडी। बाकी टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लेना जिसने ज्वाइन नहीं किया। बाकी जीके, रीजनिंग और इंग्लिश की टॉपिक वाइज पीडीएफ जो हमने क्रिएट करी है, अगर आपको वो चाहिए लेटेस्ट एसएससी एग्जाम्स की, तो एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ले सकते हैं ये वाला। बाकी मैथ्स का कोर्स लेते हैं तो उसके साथ ये पीडीएफ कोर्सेज सारी फ्री होते हैं। और मैथ्स की पूरी तैयारी बेसिक से हाई लेवल तक आपको मेरे साथ करनी है, तो आप मैथ्स के कोर्स के साथ आ सकते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड बैचेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टॉप क्वालिटी कंटेंट और साथ के साथ पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाता है आपको। ठीक है, तो उस चीज के लिए बहुत यूजफुल ऐप रहेगी। अगर मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, आपने बस क्वेश्चन पे नजर डाली, आपने पढ़ा नहीं अभी क्वेश्चन को, आप समझ जाते हैं कि वर्क दिख गया तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, 2.5 से 3 लाइन का जा रहा है। तो जब भी बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप पूरा क्वेश्चन ऐसा नहीं कर सकते कि मैं पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लूंगा और उसके बाद एकदम सोल्व करने लग जाऊंगा। आप जब भी बड़ा क्वेश्चन, या तो आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे 2 लाइन से बड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, अगर चलो क्योंकि टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें कॉन्फिडेंस रहता है यार ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसका तो मैं कर ही लूंगा कैसा भी क्वेश्चन आ गया, तो आप साथ में करने बैठ जाते हो। तो एक काम करना, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो उसको साथ साथ लिखते रहना, वरना दोबारा रीड करने में डबल टाइम लगेगा आपका। जैसे कि मैंने कहा एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड वाई एंड जेड टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। तो एक्स और वाई मिलके एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और वाई और जेड मिलके उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ये मुझे दे रखा है। आगे बढ़ते हैं।
X worked on it for 10 days and Y for 18 days. Z alone completed the remaining work in 13 days. X ने अकेले 10 दिन काम करा, Y ने 18 दिन काम करा और Z ने बचा हुआ काम 13 दिन में निपटा दिया। तो एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी एक्स वाई और जेड ही मान लेता हूं। एक्स ने 10 दिन काम करा तो एक्स की एफिशिएंसी से एक्स ने इतना काम करा होगा, वाई ने 18 दिन काम करा तो इतना काम करा होगा वाई ने, और जेड ने कितने दिन काम करा 13 दिन, तो जेड ने करा होगा इतना काम। तो इन्होंने क्या करा, पूरा काम कंप्लीट किया। तो पूरा काम कितना है, जो टोटल वर्क आएगा मेरा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। हमें बताना है एक्स और जेड मिलके काम का 75% कितने टाइम में करेंगे। तो ये मुझे बताना है कि कितने टाइम में 75% काम होगा एक्स और जेड के द्वारा। तो एक्स और जेड की एफिशिएंसी की मुझे जरूरत पड़ेगी। अब देखो सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले टाइम दे रखा है ना मुझे, तो टाइम से टोटल वर्क निकालते हैं। हमें पता है टोटल वर्क निकालूंगा, 20 और 24 का एलसीएम 120 आएगा। एक्स और वाई को 20 दिन लग रहे हैं 120 काम करने में, तो एक दिन में एक्स और वाई कितना काम करेंगे ये उनकी एफिशिएंसी बता देगा। 120 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 6। ऐसे वाई और जेड की एफिशिएंसी निकालूंगा, 120 भाग 24 आ जाएगा 5। एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी है मेरे पास, वाई प्लस जेड की है। एक्स वाई और जेड की इंडिविजुअल नहीं है और उसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, मुझे एक्स और जेड की निकालनी है क्योंकि। तो कैसे सोल्व करेंगे आप इसे देखो। क्या मुझे एक्स प्लस वाई पता है, ये 10x है, 18y है। क्या मैं इसे 10y और 8y में स्प्लिट कर लूं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 कॉमन ले लूंगा तो 10x प्लस y आ जाएगा। डन है। अब ये 8y है, ये 13z है, तो y और z का पता है मुझे, तो यहाँ पे इसे 13y को 8y और 5z में ब्रेक कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो 8 कॉमन आ जाएगा मेरे पास, ये 8z है, सॉरी 8z प्लस 5z, तो 8y प्लस z, और यहाँ पे मेरे पास 5z बचा खाली। और एक इसके बराबर है टोटल वर्क। टोटल वर्क तो हमने 120 लिया है, तो यहां से मैं सोल्व करके बता सकता हूँ ना वैल्यू। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6, तो 10 इंटू में 6 और 8। एक एक लाइन लिखनी नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करना है ये, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये क्वेश्चन नए टाइप का लगे। ठीक है, ऑल्दो हमने तो करा ही रखा है। 60 40 100, 120 में 100 घटाया 20, 5 से डिवाइड करा 20 को, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4। अगर जेड की एफिशिएंसी 4 है तो यहाँ पे आप 4 रखेंगे। वाई की एफिशिएंसी कितनी, जेड प्लस वाई 5 आ रहा है तो वाई की 1 आएगी। अगर y की 1 आ गई अपने पास तो x की कितनी आएगी, x प्लस वाई 6 है तो x की 5 आ गई। x की 5 है एफिशिएंसी, z की अपनी एफिशिएंसी 4 है, 5 जमा 4 कितना हो गया 9 एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 120। पूरा काम करने में x और z को कितना टाइम लगेगा, 120 भाग 9। कितना काम करना है, टोटल तो नहीं करना, 75% काम करना है, तो 75% ही टाइम लगेगा, तो 75/100 दैट इज 3/4। सॉल्व करेंगे, 3 से काटूंगा तो 3, 3 और 4 12, 120 को काटूंगा तो 10। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भी समझ आ गया, कैसे मैंने करा वो चीज भी क्लियर है, और मैंने अप्रोच भी समझा गया आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन को रीड करना है और कैसे कैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, जिससे कि आप मिस्टेक ना करें। अब मेरे पास दूसरा सवाल है, ठीक है, ये भी अपने पास 1.5 पौने 2 लाइन का क्वेश्चन है। कहता है इन एन इंस्टीट्यूट 35% ऑफ द बॉयज 35% आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। इतना पढ़ने के बाद ये दिख गया कि बॉय अपने 35% है और गर्ल्स कितनी है, बची हुई 65% होगी। इतना मैंने साथ के साथ लिखा। आगे कहता है इफ 30% ऑफ द बॉयज फेल्ड एंड 60% ऑफ द गर्ल्स पास्ड इन द एग्जामिनेशन देन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। 30% बॉय पास हो गए, सॉरी 30% बॉयज फेल हो गए और 60% गर्ल पास हो गई। टोटल हमें वो बताना है कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो फेल वाला देखते हैं। अगर मैं बॉयज की बात करूं 30% फेल हुए हैं, अगर गर्ल्स की बात करें 60% पास हुई है, तो फेल कितनी हुई होंगी, 40% हुई होंगी। मुझे टोटल फेल स्टूडेंट्स बताने हैं कितने हैं। ठीक है, तो कर लेंगे आराम से। आप चाहें तो यहाँ पे डेविएशन लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास, ये 35 है, ये 15 है, आप चाहें तो 5% से काट देंगे, तो हमारे पास जो रेशियो आएगा बॉयज और गर्ल्स का वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7:13। ठीक है, ये परसेंटेज फेल है, ये 30% फेल है, ये 40% फेल है। एवरेज में कितने परसेंट फेल हुए हैं ये बताना है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 20। तो आप डेविएशन का कंसेप्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। 30 मेरा छोटा है तो मैं वेटेड एवरेज मान लूंगा, सॉरी मैं एज्यूम्ड मीन मान लूंगा कि 30% फेल हुए हैं, तो यहाँ पे डेविएशन कितने का होगा, 0 का। यहाँ पे डेविएशन कितने का है, 10 का है। ठीक है, 10% का डेविएशन है कितनों पे, 13 पे। तो मेरा जो एवरेज आएगा, एवरेज फेल्ड स्टूडेंट्स, वो कितने हो जाएंगे, 7 इंटू 0 0 प्लस 30 इंटू 10 130। ये एज्यूम्ड मीन में हम ऐड करेंगे। एज्यूम्ड मीन हमने 30% माना था, और कितने में बटेगा 130। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 7 और 13 20। तो मेरा आंसर क्या आएगा, जो एवरेज फेल्ड नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स हैं वो हो जाएंगे 30 प्लस 6.5%, 36.5%। ये मेरा इस सवाल का उत्तर होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे पास जो एवरेज होता है, एवरेज होता है एज्यूम्ड मीन प्लस एज्यूम्ड मीन डेविएशन। ठीक है, ये हमने एवरेज की जो क्रैश कोर्स वाली वीडियो कराई थी 2 घंटे की, उसमें भी डिटेल में समझाया था डेविएशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो एवरेज होता है एज्यूम्ड मीन प्लस एज्यूम्ड मीन डेविएशन। तो मैंने कहा 7 अगर लड़के हैं, 13 अगर लड़कियां, तो लड़कों में से 30% फेल हो रहे हैं, लड़कियों में अपनी 40% फेल हो रही हैं। तो हमें बताना है टोटल स्टूडेंट्स कितने परसेंट फेल हुए। तो मैंने दो चीजें देखी, पहले मैंने कहा कि चलो डेविएशन से कर लेते हैं, मैं मान लेता हूँ उन्होंने एवरेज 30% स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो 30% फेल हुए हैं, तो एज्यूम्ड मीन को हमने मान लिया 30। ठीक है, अगर डेविएशन देखता हूं तो डेविएशन कितने की है, बॉयज के अंदर तो 0 की डेविएशन है अगर एवरेज 30 फेल हुए हैं, गर्ल्स के अंदर ये 40% फेल हुए तो 10% ज्यादा फेल हुए तो डेविएशन 10 की है। कितनी गर्ल्स है, 13, 13 इंटू 10 130। और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 7 जमा 13 20। तो मैंने यहाँ से डिवाइड करा और मेरे पास वैल्यू आ गई अपनी जो मुझे चाहिए, सोल्व करके 36.5। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं कह सकता था भैया 7 का 30% निकालूंगा तो 2.1 आएगा। 13 का अगर मैं 40% निकालूंगा 13 इंटू 4, 10% होगा 1.3 इंटू 4 करूंगा 5.2, तो ये वैल्यू आएगी। टोटल इतने बॉयज फेल हुए, इतनी गर्ल्स फेल हुए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास 20 है, परसेंटेज में बताने कितने फेल हुए इंटू 100%। तो आप ऐसे देख सकते थे, ये मेरे पास 7 ये 5 आता और यहाँ पे 7.3 आता, 7.3 इंटू में 5 36.5, या ऐसे कर लेते। ठीक है, डेविएशन से बल्कि आसान होता है। यहाँ पे 2 वैल्यूज थी तो चलो हमने बेसिक से भी कर लिया, 3 4 5 वैल्यूज होती तो डेविएशन से जल्दी आ जाता है ये वाला मेथड, गिवन आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। अगला सवाल कहता है द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 45 kg। इफ 10 boys with an average weight of 39 kg join the group or 10 boys with an average weight of 49 kg leave the group, then the average weight of boys in both the cases is equal। ठीक है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज वेट एक ग्रुप में से 45 kg दे रखा है। 10 लड़के जोड़े जिनका एवरेज वेट 39 था, या फिर मैं 10 लड़के को निकाल दूं ग्रुप से जिनका एवरेज वेट 49 है। दोनों ही सिचुएशन में मेरे पास जो एवरेज आता है वो सेम आता है। हमें बताना है इनिशियली ग्रुप में कितने लोग थे। तो आप इसे डेविएशन मेथड से कर सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट सेशन में भी सिखाया था आपको। मैं कहूंगा यहाँ पे कि मेरे पास जो डेविएशन आएगा, एवरेज क्या होता है, एज्यूम्ड मीन प्लस एज्यूम्ड मीन डेविएशन। दोनों केसेस में मेरे पास क्या है, एवरेज सेम आने वाला है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे एज्यूम्ड मीन डेविएशन 1, फर्स्ट केस में एज्यूम्ड मीन मेरे पास एज्यूम्ड मीन कितना दे रखा है यहाँ पे 45 प्लस एज्यूम्ड मीन डेविएशन एन एज्यूम्ड मीन डेविएशन। सेकंड केस में अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग में ग्रुप में एवरेज कितना था 45, तो ये 45 भी मान लिया और एज्यूम्ड मीन डेविएशन 2 मान लेता हूं मैं, प्लस एज्यूम्ड मीन डेविएशन 2। क्या ये मेरे पास दोनों एवरेजेस दोनों केस में सेम है? तो मेरे पास एज्यूम्ड मीन डेविएशन 1 और एज्यूम्ड मीन डेविएशन 2 ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर मैं क्या करूं, एज्यूम्ड मीन दोनों साइड बराबर मान लेता हूं, तो एज्यूम्ड मीन को कितना मान लेंगे हम, 45 मान लेंगे। पहले केस में मैं क्या कर रहा हूं, एन स्टूडेंट्स हैं, 10 बॉयज जिनका वेट 39 kg है जो ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो डेविएशन कितने का होगा 45 से? आप कहेंगे सर -6 का। इनका एवरेज वेट से जो एज्यूम्ड मीन मैंने माना उससे 6 कम है। 6 कम है कितने स्टूडेंट्स का, 10 का, तो -6 इंटू में 10। ये सम ऑफ डेविएशन आया मेरा, और एज्यूम्ड मीन डेविएशन निकालूंगा। कितने लोग हो गए, 10 बच्चे जोड़ दिए, पहले मान लिया एन स्टूडेंट्स थे तो n+10। ये मेरा एज्यूम्ड मीन डेविएशन आया फर्स्ट केस में। सेकंड केस में 10 बच्चे ग्रुप को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, उनका एवरेज वेट 49 है, जो मेरा एज्यूम्ड मीन था उससे कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है तो एवरेज वेट मेरा 4 से बढ़ेगा। लेकिन क्या कर रहे हैं, ग्रुप को छोड़ के जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो 10 बच्चे कम हो रहे हैं। तो एज्यूम्ड मीन डेविएशन ये होगा मेरा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 10 छोड़ के जाएंगे तो ये n-10 होगा। ये मेरी एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई। अब सिंपल सी इक्वेशन बन गई तो सोल्व करके मुझे n की वैल्यू बतानी है। माइनस से माइनस एलिमिनेट होगा, 10 से 10 एलिमिनेट होगा, ये मेरा 3 और ये मेरा 2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3n 2n, n बचेगा यहाँ पे -30 प्लस 20 30 प्लस 20 50। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये आपका अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
अब देखो एवरेज अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन में कहता है 2x माइनस 1/x अगर 3 के बराबर है, x 0 के बराबर नहीं है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, और ऑप्शन भी x की फॉर्म में दे रखा है। ठीक, तो अगर x क्यूब की फॉर्म में सारे के सारे ऑप्शन दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे डायरेक्टली हम x की पावर 6 में वैसे भी नहीं जाते, तो मैं क्या कर लेता हूँ, x की क्यूब को कॉमन ले लेता हूँ। मेरे पास बचेगा 8x क्यूब माइनस 25, माइनस 25 को इधर लिख रहा हूँ, और 1/x क्यूब बचेगा अगर x क्यूब कॉमन लिया। तो मुझे 2x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है, क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं? आप देखेंगे एक्स क्यूब ये कुछ और नहीं है, ये 2x का होल क्यूब माइनस 1/x का होल क्यूब माइनस 25 है। तो a माइनस बी गिवन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताना है, तो वो किसके बराबर होगा? a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। ए बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी प्लस आएगा माइनस वाले केस में, ए बी 2x इंटू 1/x करूंगा तो 2, और ये मेरे पास a माइनस बी डेट इज 3, ये आइडेंटिटी लग गई -25। क्वेश्चन हो गया खत्म। 9 दूनी 18, 18 और 27, ये हो गया अपना 45, 45 जमा 25 20, 20x क्यूब इज माई आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चले आगे। अब इसी तरीके का जैसा ये सवाल था, एक और सवाल बना दिया एग्जामिनर ने इसी शिफ्ट के अंदर, सोल्व करके बताना है क्या आंसर आएगा। आप देखेंगे ये 2x माइनस 1/x 7 के बराबर है, x नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू बतानी है। फिर से मैं क्या करूँ, x की पावर 6 x की पावर 3 1 दे रखा है, x की पावर 6 x की पावर 3 1, x क्यूब को दोनों जगह अगर कॉमन ले लिया जाए तो ऊपर बचेगा 8x क्यूब प्लस 5 माइनस 1/x क्यूब, और नीचे बचेगा मेरे पास 8x क्यूब माइनस 25 माइनस 1/x क्यूब। अब ये 8x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं क्या? a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू बतानी है। ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, 2x इंटू 1/x 2 बचेगा, a माइनस बी डेट इज 7, तो 343 और 21 दूनी 42, तो 385 हो गया ये। अगर इन दोनों का सम 385 है तो नेक्स्ट स्टेप में बताओ, 385 प्लस 5 390, एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कट ही गया, ये 385 माइनस 25 360, 0 से 0 कटेगा, 3 से काटूंगा 13/12, ये इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई इज सेम, आर्टिकल एक्स इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड आर्टिकल वाई इज सोल्ड फॉर ₹126 लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, द नेट प्रॉफिट बाय सेलिंग बोथ द आर्टिकल्स इज 14%, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। दो आर्टिकल है एक्स और वाई जिनका कॉस्ट प्राइस अपने को सेम दे रखा है, तो मैंने कहा इसका कॉस्ट प्राइस अगर 100 तो इसका भी 100 हो जाएगा। आर्टिकल एक्स को मैंने 20% के प्रॉफिट पे बेचा तो 120 रेशियो पे बेचा होगा। ठीक है, आर्टिकल वाई को मैंने 126 रुपए कम पे बेचा है इससे, और जो दोनों ट्रांजेक्शन में नेट प्रॉफिट हुआ है वो 14% का हुआ है। आप कहेंगे सर 14% का नेट प्रॉफिट है, 100 जमा 100 200 हो गया, 200 पे 14% का प्रॉफिट लूंगा तो ये 28 रुपए का प्रॉफिट बनेगा। अगर 28 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आप देखेंगे यहाँ पे एक्स पे तो मैंने 20% का प्रॉफिट लिया था, मतलब 20 रेशियो का प्रॉफिट लिया था, तो टोटल 28 का 20 रेशियो का एक्स पे लिया था, तो वाई पे कितने का प्रॉफिट लिया होगा? 28 में से 20 को घटाऊंगा तो यहाँ पे 8 रुपए का प्रॉफिट लिया होगा, तो वाई को आर्टिकल को मैंने 108 रेशियो में बेचा होगा। कहता है जो वाई आर्टिकल को हमने बेचा था वो 126 रुपए कम में बेचा था जो एक्स का सेलिंग प्राइस था, तो अगर एक्स का सेलिंग प्राइस ये है, वाई का सेलिंग प्राइस ये है, तो 12 रेशियो कम है। 12 रेशियो किसके बराबर है? 126 रुपए के बराबर है। मुझे वैल्यू बतानी है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा ईच आर्टिकल का, मतलब 100 रेशियो का मान बताना है। तो 100 रेशियो का मान के लिए पहले एक रेशियो निकाल लो, ये कितना टाइम्स जाएगा 10.5, और 100 रेशियो ये हो जाएगा 1050। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है इन ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट साइड एसी एट डी।
बनाते चलेंगे साथ के साथ। ज्योमेट्री में तो खास तौर पर ध्यान देना होता है। एक ट्राइंगल एबीसी है, एंगल बी का मैंने बाइसेक्टर बनाया है, तो वो कहाँ पे जाके मिलता है, एसी को डी पॉइंट पे जाके मिलता है। ए बी अपने को 16 दे रखा है, बी सी अपने को 9.6 दे रखा है, हमसे ए सी की वैल्यू 22.4 दे रखी है। हमसे पूछता है कि ए डी की लेंथ बता दो। हमें कौन सी लेंथ बतानी है, हमें ये वाली लेंथ बतानी है कि क्या होगी। अगर एंगल बाइसेक्टर दे रखा है तो आपको पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगी, तो जो ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो, सेम रेशियो ये वाली साइड और ये वाली साइड का भी होगा, ए डी रेशियो डी सी का। ठीक है, ये 16 है और ये 9.6 है। ठीक है, आप इसे डायरेक्टली काट सकते हैं 3.2 से, ये 3 टाइम्स जाएगा और ये मेरा 5 टाइम्स जाएगा, तो ये वाली दोनों साइड का रेशियो 5:3 आ जाएगा। अब ये टोटल 5 और 3 8 रेशियो इसे रिप्रेजेंट करता है 22.4 को, हमें 5 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 22.4 8 रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, तो एक रेशियो 22.4/8 और 5 रेशियो इंटू में 5। ठीक है, अब यहां से काटेंगे 2.8 टाइम्स जा रहा है, 2.8 इंटू 5 14 होता है, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, स्पीड का खेल है सारा का सारा, स्पीड बनाए रखना अपनी। अगला सवाल अपने पास a+1/a+1 3 के बराबर इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो यहाँ पे इस तरह के सवाल में आप क्या करेंगे, a+1 का होल क्यूब प्लस 1/a+1 का होल क्यूब, ये सारा इंटीजर वैल्यू में दे रखा है, तो क्या आंसर हो सकता है मेरे पास। ठीक है, इन चारों में से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो एक्चुअली में पॉसिबल है। ठीक है, आपके पास दो वैल्यूज ऐसी हैं, डेट इज एक आंसर 2 हो सकता है मेरा, एक 52, इसके अलावा 62 और 8 नहीं हो सकता। आपने पढ़ा होगा x+1/x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो x³ + 1/x³ क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास 2, है ना। अगर मैं x+1/x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दूं तो ये होता है अपने पास 18, 4 रख दूं तो 52, 5 रख दूं तो ये 110, ये वैल्यू जो हमें याद होती है। तो मैं यही देख रहा था कि देखो ये क्या है, a+1 को मैं x³ मान सकता हूँ, इसे 1/x³ मान सकता हूँ, a+1 को मैंने x लिखा है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x-1 प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, है ना, यही है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं ये x³ + 1/x³ ढूंढ रहा हूँ कि क्या होगा, तो इन सब में से कोई वैल्यू होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, राइट। तो इन चारों में से ये दो वैल्यू दिख रही थी मुझे, एक तो 2 और एक 52 होता, तो इनमें से आंसर होता। ठीक है, तो बाकी ये चीज देखी जा सकती है, वो भी मुश्किल क्वेश्चन में, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आप ये 1 को इधर ले जाएंगे तो x + 1/x कितना हो जाएगा 4, अगर x + 1/x 4 होता है तो x³ + 1/x³ कितना होता है 52, या फिर आप इसे ऐसे लिखते हैं 4³ - 3 इंटू में 4, वो जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। चलें अगले सवाल पे। अब ये एवरेज का क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें डायरेक्ट छोटी ट्रिक बता दूंगा मैं आपको, बेसिस से करेंगे तो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या आता है, द एवरेज ऑफ 52 नंबर्स इज 48.5, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 22 नंबर्स इज 59.8 एंड दैट ऑफ द लास्ट 32 नंबर्स इज 41.7। इफ द 21st एंड 22nd नंबर्स आर एक्सक्लूडेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। बहुत छोटा सा तरीका है इस करने को, बेसिक से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, डायरेक्ट करोगे बहुत छोटा तरीका, बड़े आसानी से आंसर आ जाता है। मेरे पास क्या दे रखा है, 52 नंबर्स हैं, इनका एवरेज 48.5 दे रखा है। ठीक है, पहले 22 नंबर का एवरेज कितना है 59.8 है, और आगे के 32 नंबर का एवरेज कितना है 41.7 है। आप मुझे एक चीज बताओ, पहले 52 नंबर, टोटल 52 नंबर है, यहाँ पे 22 और 32 कितने नंबर हो गए, 54 नंबर हो गए, मतलब 2 नंबर ज्यादा आ गए। इसका मतलब क्या है, मेरे 2 नंबर क्या होंगे, रिपीट कर रहे होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके मैंने 1 से लेके 22 तक के नंबर लिखे, और लास्ट में अगर मैं लास्ट के 32 नंबर लूंगा तो आप कहेंगे सर 52 से लेके कहां तक जाएंगे, पीछे जाओगे 32 नंबर में तो ये 21 तक जाएंगे, 21 से लेके 52 तक के नंबर जो होंगे ये लास्ट के 32 नंबर होंगे। तो 21 और 22वां नंबर ऐसा है जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो एग्जामिनर खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है अगर 21वें और 22वें नंबर को हटा दें तो बचे हुए नंबर का एवरेज क्या आएगा, तो जो 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं उससे सारी की सारी चीजें लिंक कर रही हैं। तो मैं आपको पहले ये कहता हूं कि अगर आपको 21 और 22वां नंबर बताना है तो उसकी ट्रिक याद कर लो, सम ऑफ 21 और 22nd नंबर जितने भी हो, ऐसे में जितने भी नंबर रिपीट कर रहे हैं उनका सम कैसे निकालते हैं हम, वो हो जाता है मेरे पास अपना एवरेज क्या दे रखा है पुराना 48.5, कितने नंबर है 2 नंबर है ना, तो 48.5 इंटू में 2,
प्लस, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अपने को डेविएशन निकालना है। जो ये वाली वैल्यू है ये कितना ज्यादा है इससे, अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो आप कहेंगे सर ये 11.3 ज्यादा है। और अगर ये वाले 32 नंबर की बात करूं, ये 41.7 आ रहा है, ये कितना कम है इस वाली वैल्यू से, आप कहेंगे सर ये 6.8 कम है। तो डेविएशन मेरा इसका इतना आ रहा है, 22 नंबर का 32 नंबर का डेविएशन इतना आ रहा है। तो आप कुछ नहीं करना, 48.5 इंटू 2, दो नंबर थे जो एवरेज दे रखा था, इंटू 2 करा, प्लस मेरे पास यहाँ पे 22 नंबर पे डेविएशन आया 11.3 का, तो 22 इंटू में 11.3, और यहाँ पे इसमें माइनस, क्योंकि ये प्लस होता है लेकिन ये माइनस का है, या फिर मैं कहता हूँ प्लस ही लिखो आप, -6.8, डेविएशन -6.8 का है, और कितने नंबर पे है, 32 पे। अगर मुझसे इन दोनों नंबर का सम पूछ लेता तो मेरे पास वैल्यू आती है, जो एवरेज दे रखा है उसमें कितने नंबर का सम, जो रिपीट कर रहे हैं नंबर्स वो, इनटू में दिस, प्लस जो डेविएशन आया उसका सम। ये मेरे पास रिपीटेटिंग नंबर्स मिल गए। अगर मुझसे कहता है कि इन दोनों नंबर्स को मैं क्या करूं, एक्सक्लूड कर दूं, हटा दूं, तो मेरा नया एवरेज क्या होगा, तो एवरेज न्यू क्या होता है, ये होता है ओल्ड एवरेज माइनस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू आई ना इसे माइनस करेंगे, जो एक्स्ट्रा डेविएशन आया था मेरा 22 इंटू में 11.3 प्लस 32 इंटू में -6.8, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने रह गए मेरे पास, 52 नंबर थे, 2 नंबर को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, तो टोटल 52 नंबर्स थे, उसमें से 2 को रिमूव करा तो ये, तो ये मेरा नया एवरेज होता है, ठीक है। ये पूरा डेविएशन के कंसेप्ट से हम करते हैं, मैंने एवरेज चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में डेविएशन कंसेप्ट एप्लीकेशन पे जो पढ़ाया उसमें बताया भी है, और बाकी यूट्यूब पे भी कराया होगा कभी ना कभी है। अगर मैं सोल्व करता हूँ इसका बेसिक वर्जन कैसे होता है, तो एवरेज ओल्ड अपना 48.5 है, इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 12 इंटू में 22 इंटू में 11.3, 3 से करूंगा 622 और 628, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 2224, और अपना यहाँ पे है 32 को 8 से करूंगा तो ये 240, 256, 25 कैरी फॉरवर्ड, 6 से करेंगे तो 160, 192 और 25, 197, 117, 217 डिवाइडेड बाय 50। तो ये तो अपना बचा 30 बाई 50 मतलब 0.6, नहीं 30 नहीं बचा, ये अपना कितना बचा 0.6 से 0.6, 217 यहाँ से कटा 31 बचा, तो मतलब 6.2 बचेगा, 50 से डिवाइड करूंगा तो 48.5 माइनस 0.62, ये वाली वैल्यू होगी अपनी 8, यहाँ पे भी 8 और ये 47। दिस इज माई आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये तरीका याद रखना, इसका जो छोटा तरीका, मैं अगर इसे जो न्यू एवरेज होता है इसका फॉर्मूला अगर आपको अलग से बताऊं, तो ये मेरा एवरेज ओल्ड प्लस सम ऑफ डेविएशंस, जो रिपीटिंग टर्म, जो डेविएशन है सम ऑफ डेविएशन करना है, जो टर्म्स रिपीट कर रही है उनका, या फिर खाली सम, और डिवाइडेड बाय अपने पास क्या है, जितनी फाइनल नंबर ऑफ वैल्यूज, जो फाइनली नंबर ऑफ वैल्यूज बची है, क्योंकि जितनी हटा देंगे रिपीटिंग वैल्यूज को हटाया, और अपना जो इनिशियल वैल्यूज थी उसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। अगले सवाल पे चलता हूँ। तो एग्जाम में आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में ये काम करना था और कुछ नहीं था। अब मेरे पास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन में क्या था, द लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स आर 380 मीटर एंड 220 मीटर, द फास्टर ऑफ दिस टू ट्रेन्स टेक 20 seconds टू ओवरटेक द अदर while traveling in the same direction. The trains take 12 seconds to cross each other while traveling in the opposite direction. What is the speed of the faster train? देखो जब भी मेरे पास दो ट्रेन दे रखी हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करें, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करें, जो क्रॉसिंग के लिए जो डिस्टेंस माना जाता है दोनों ही केसेस में, वो क्या होता है, दोनों की लेंथ के बराबर, के सम के बराबर। तो अगर एक ट्रेन को दूसरे वाली ट्रेन को क्रॉस करना है तो दोनों की लेंथ के सम के बराबर डिस्टेंस को ज्यादा कवर करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन हो, राइट। तो मेरे पास दो ट्रेन की लेंथ अगर 380 और 220 दे रखी है,
तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो टोटल डिस्टेंस एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में कवर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वो होगा 600 मीटर इन दोनों के सम के बराबर। ठीक है, फास्टर ट्रेन को क्या लगता है, 20 सेकेंड्स लगती है दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करने में, अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। फास्टर ट्रेन की स्पीड को अगर x मान लो और स्लोवर ट्रेन की स्पीड को y मान लो, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, सेम डायरेक्शन में। तो x माइनस वाई की स्पीड से 20 सेकंड लगेंगे दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में। दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने का मतलब इन दोनों की जो लेंथ है उनके सम को क्रॉस करना, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 600। एक तो इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, ये मेरे पास मीटर में है, ये सेकंड में, तो मतलब इसका मतलब जो स्पीड मैंने मानी है अभी, ये मीटर पर सेकंड में मानी है एक्स और वाई। अब दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इन्हें क्या लग रहा है, 12 सेकंड लग रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में, तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा, और यह 12 आ गया। सोल्व कर लेंगे यहाँ से, अपने पास वैल्यू 20 से काटूंगा इसे तो 30 आया, 12 से काटूंगा तो ये 50 आया। मुझे क्या बताना है, स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन। फास्टर ट्रेन मैंने एक्स को माना है, ठीक है, एक्स स्पीड से चल रही है फास्टर ट्रेन, ये माना है। एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल गई, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है इस केस में, इन दोनों का एवरेज 30 और 50 का एवरेज कितना है, 40, ये मेरी एक्स की वैल्यू आएगी। वरना दोनों इक्वेशन को सम करोगे आप कहेंगे 2x की वैल्यू 30 प्लस 50 आया और x की वैल्यू आपके पास 40 है ना। अब x की वैल्यू अगर 40 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी, 40 को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, या तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर 3.6 से, किसी से भी कर सकते थे। यहाँ से काटूंगा 8, 18 इंटू में 8 144 होता है, और यही मेरा इस सवाल का उत्तर भी आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे, अगला सवाल। क्वेश्चन में कहता है द इनकम ऑफ x is 42% more than the income of y and the income of z is 45% less than sum of the incomes of x and y. By what percent is the income of z less than the income of x? Correct to 1 decimal place. देखो जब करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस का पूछ ले तो थोड़ा सा आप चाहें तो इसे लास्ट के लिए भी ले जा सकते हैं। ठीक है, बाकी क्योंकि हमें नहीं पता जो एग्जाम जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसने किस तरह की वैल्यू रखी है, कई बार इजी वैल्यू होती है, कई बार बहुत मुश्किल भी हो जाती है। ठीक है, तो स्किप कर दें करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस देख के लास्ट के लिए, तो कोई दिक्कत होती नहीं है उसमें। ठीक है, लास्ट में तो टाइम बचा के रखना ही है आपको क्वेश्चन के। तो मैं बेसिक से कर देता हूँ साथ के साथ। अगर इनकम ऑफ एक्स 42% ज्यादा है इनकम ऑफ वाई से, तो एक्स और वाई की इनकम की बात करेंगे। वाई की इनकम अगर 100 है तो एक्स की इनकम 142 होगी। ठीक, इनकम ऑफ जेड इज 45% लेस देन सम ऑफ इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की जो इनकम का सम है, जो जेड की इनकम है, वो 45% उससे कम है। 45% कम है तो मतलब क्या हो जाएगा, 55% हो जाएगा एक्स और वाई की इनकम के। एक्स और वाई की इनकम का अगर मैं सम करना चाहूँ, या तो आप इसे काट दो, पहले 2 से काट दिया चलो मैंने, ये 50 आ जाएगा मेरे पास, ये 71, इन दोनों की इनकम का सम हो गया 121। ठीक है, जो जेड की इनकम है ये 45% कम है इससे। अगर 45% कम है तो कितनी हो जाएगी इसकी, आप कहेंगे 55%। 55% क्या होता है, 11/20, तो ये 121 इंटू में 11/20 हो जाएगी। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जेड की इनकम कितने प्रतिशत कम है एक्स की इनकम से। तो इसे सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो ये सोल्व करना भी आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं। 121 इंटू में 11, ये तो आपको पता है 1331 होता है, और डिवाइडेड बाई 20 है, 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ 20 से पूरा ही कर लेंगे, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 5.5 66.55, या एक सेकेंड, ये वाली वैल्यू अपनी पॉइंट हटाया है तो ये आया 66.55। तो कितने प्रतिशत कम है वाई की इनकम एक्स की इनकम से, यहाँ से 0.45 और ये 4.45, और एक्स की इनकम है अपनी 71 इंटू में 100, तो 445 डिवाइडेड बाई 71 कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, तो ये आ गया 426, फिर 19 बचेगा 190, कितने टाइम्स जाएगा, 0.2 समथिंग कुछ जाएगा, 6.2 उसके बाद कुछ अप्रोक्सीमेट क्या जा रहा है 6.2 के आसपास, 6.3%। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चले आगे,
क्वेश्चन में कहता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 66 2/3% ऑफ द एक्चुअल सेलिंग प्राइस लॉस ऑफ 25% इज इंकर्ड, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग द आर्टिकल एट इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ठीक है, मैं एक आर्टिकल को अगर 66 2/3% पे बेचता हूँ उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के, तो उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस को अगर मैं एसपी मान लूँ तो 66 2/3% मतलब 2/3 पे बेचता हूँ, तो मुझे क्या होता है, लॉस होता है 25% का। 25% का लॉस किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। 25% का लॉस हुआ तो कितने पे बेचा, 75% पे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जो मेरा सेलिंग प्राइस निकल के आएगा वो 25% कम करेंगे 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ 2/3 ऑफ ओरिजिनल एसपी जो रखना था हमें, उस पर हमने इतने का बेचा तो नया सेलिंग प्राइस ये आया, ये किसके बराबर होगा, ये 75% ऑफ सीपी मतलब 3/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे बेचने का। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस अगर मैं निकालता हूँ तो 3 × 3 9 और ये हो जाएगा मेरे पास 8। तो सेलिंग प्राइस पे बेचूंगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, एक का प्रॉफिट है 8 पे, जब मैं 9 का बेच रहा हूँ तो एक्चुअल ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचूंगा तो एक का प्रॉफिट कमाऊंगा 8 पे। 1/8 होता है 12.5%, तो 12.5%। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, कुछ लोग डायरेक्ट नहीं कर पाते, एग्जाम में इतना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्ट करने में, तो आप बेसिक रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हैं। रेशियो मेथड क्या होगा, मैंने एक ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, एक मेरा न्यू सेलिंग प्राइस है। मैं क्या कर रहा हूँ, आर्टिकल को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 66 2/3% पे बेच रहा हूँ, मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस अगर 3 है तो मैं 2 पे बेच रहा हूँ। 2 पे बेचने पे क्या हो रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है कितने का, 25% का। तो कॉस्ट प्राइस पे लॉस होगा और नए इस सेलिंग प्राइस पे बेच रहा हूँ तो लॉस हो रहा है 25% का। तो कॉस्ट प्राइस अगर मेरा 4 है, 25% कितना होगा, 1 इसका, तो 1 का लॉस होगा तो मैं 3 का बेच रहा हूँ। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस न्यू 2 रेशियो है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस न्यू 3 रेशियो है, तो इनका रेशियो इक्वल कर लेंगे। उसके बाद मुझे बताना है कि अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचूंगा तो कॉस्ट कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, वो निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 2 रेशियो है 3 रेशियो, तो इसमें 2 से गुना और इसमें 3 से गुना होगा, ये 6:9 और यहाँ पे ये 8:9 होगा, 8:6 होगा सॉरी। तो रेशियो मेंटेन हो गया। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ये है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ये है, कितने का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है, कितने पे, 8 पे, 1/8 12.5% को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन खत्म हो गया। सीजीएल 2018 टीयर 2, सीजीएल 2019 2020 सब में आया हुआ इस तरह का सवाल। करो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, 14 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 5 जीरो के बराबर है, थीटा 0 से 90 है और इसकी वैल्यू बतानी है। मैंने कई बार प्रैक्टिस सेशन अगर आपने देखे हो तो मैंने बताया जब भी 2 थीटा रखो मैक्सिमम चांसेस होते हैं थीटा 30 डिग्री आता है, मैक्सिमम चांसेस 80% 90%। ठीक है, एक तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ 30% के चांसेस है, बाकी मैं इधर भी देखता हूँ। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है साइन की फॉर्म में, थीटा 0 से 90 है तो जनरली थीटा किस पे सेटिस्फाई करता है, 30 45 या 19 की वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, 0 90 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 और 90 का भी पता होता है, वरना इसके बीच में इनकी वैल्यूज पता है, बाकी तो हमें वैल्यूज पता भी नहीं होती। तो चांसेस होते हैं कि हमारा जो थीटा हो इनमें से हो, चांसेस होते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है कि इनमें से ही होगा, लेकिन चांसेस होंगे। और 2 थीटा की फॉर्म में पूछे तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि इनमें से ही होगा। अब मेरे पास देखो ये साइन स्क्वायर थीटा, इनमें से कोई भी वैल्यू रख दो, 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, स्क्वायर करने पे सब रेशनल वैल्यू बन जाएंगी। रेशनल मतलब p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट कुछ नहीं आएगा। तो मेरे पास इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं साइन थीटा को देखता हूं, ठीक है, ये मुझे रेशनल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये तीसरा पार्ट भी रेशनल है, सब कुछ रेशनल है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि साइन थीटा रेशनल बन जाए। तो साइन थीटा रेशनल कब आएगा, आपको पता है साइन 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2, 45 पे 1/√2 और 60 पे √3/2। तो ये वाली वैल्यू मेरी 1/2 हो सकती है, तो थीटा 30 पे ही सेटिस्फाई करेगा। आप एक बार वेरीफाई करके जरूर देख लें। अगर साइन थीटा को मैंने क्या करा, थीटा को 30 डिग्री रखा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1/4 बनेगा, 14/4 कितना आ जाएगा मेरे पास, 7/2। अब यहाँ पे 1/2 रखूंगा तो 3/2, -5 अपना ये 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, 7 और 3 10 भाग 2 5 -5 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो थीटा आ गया 30, थीटा 30 तो 2 थीटा 60, 2 थीटा 60 तो sec 60 की वैल्यू 2, cot 60 की वैल्यू 1/√3, cosec 60 की वैल्यू अपनी 2/√3 और tan 60 की वैल्यू √3। एलसीएम लेंगे, देखो यहाँ पे भी √3 नीचे आएगा, यहाँ पे भी, तो वो तो कट ही जाएगा मेरे पास दोनों साइड नीचे में। अगर मैं यहाँ पे 2√3 + 1 ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 3 √3 × √3 3 + 2 5।
ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला सवाल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का ही है, हमें इसकी सोल्व करके वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ना, जीरो इक्वेशन, एक वेरिएबल दे रखा है थीटा। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, थीटा को जीरो कर देते हैं, थीटा को हटा ही देते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है इस थीटा की। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, बिना थीटा के भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई, थीटा की कोई भी वैल्यू मान सकते थे, मैंने जीरो रख दी। अब सोल्व करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है मेरा एक सिंपल सी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। मैं प्रॉपर्टीज लिखता हूँ क्या क्या होती है। मैंने a प्लस बी इक्वल्स टू 90 वाली काफी सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई थी जब मैंने सीजीएल 2020 टीयर 2 के ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आपको एक वीडियो में करवाए थे। ठीक है, वो वीडियो नहीं देखे तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर थोड़ी दिक्कत लग रही है तो वो वीडियो देख लो, उससे हेल्प मिलेगी। अगर a प्लस बी 90 होता है तो मेरे पास प्रॉपर्टी होती है सेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर b, ये 1 के बराबर होता है। ऐसे मेरे पास कोसेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर b, ये 1 के बराबर होता है। कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b, ये 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b 1 के बराबर होता है। इस तरह की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम a प्लस बी इक्वल टू 90 में सीखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन में यूज हो रही है लगभग मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। अगर मैं बात करूं 10a माइनस कोट b अगर आप करेंगे तो ये भी 1 के बराबर हो जाता है, सॉरी ये 1 है, ये 0 के बराबर हो जाता है इस तरह के केस में। क्यों, कोट बी क्या होगा 1090 माइनस बी, 1090 माइनस बी, यहाँ पे b को घटाऊंगा 90 में से तो 10a बन जाएगा और 10a माइनस 10a ये 0 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी सम 90 मिले तो ये चीजें आपको दिखेंगी। अब मेरे पास देखो यहाँ पे क्या है, 10 स्क्वायर 22 और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 68, 68 प्लस 22 क्या 90 बना देगा। कोसेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर b अगर 1 है तो 10 स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर b क्या ये माइनस 1 देगा। फिर मेरे पास ये कोट 22 है और यहाँ पे 1068 है, तो कोट a माइनस 10b, 10a माइनस कोट b हो या कोट a माइनस 10b हो, इसका सम भी देखो 1068 को मैं कोट 22 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कोट 22 माइनस का है, कोट 22 प्लस का है, तो कट के आ जाएगा 0। तो ये भी सोल्व हो गया। अब नीचे चलते हैं। 3 52 और 38 का सम कितना आया 90, कोट स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी, ये -1 बनाएगा मेरा। ठीक है, इस वाले में साइन रिवर्स कर दिए। और अगर मैं बात करूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, इन दोनों का सम भी अपना क्या है 90, तो ये 1 होता है, तो +2 इंटू में 1, इतना छोटू सा सवाल था ये, इतना बड़ा दिख रहा था। तो -1 डिवाइड -3 + 2 दैट इज -1, तो ये हो गया 1। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर है क्वेश्चन सभी को। अगला सवाल अपने पास, अब ये थोड़ा अच्छा टाइम कंज्यूमिंग सा सवाल है। कहता है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹25,000 फॉर 2/5 years at 10% per annum if the interest is compounded annually। अगर सालाना ब्याज चक्रवर्ती किया जा रहा है तो हमें बताना है 25,000 रुपए पे 3/2/5 साल के अंदर 10% एनम की ब्याज दर से कितना ब्याज मिलेगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप पहले टोटल अमाउंट निकाल लें और उसके बाद अमाउंट निकालने के बाद जो आय बनेगा उसमें से अगर आप प्रिंसिपल को घटा देंगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। एक तरीका तो अपना ये होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि आप पूरा डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल लें। मैं दोनों से एक बार दिखाता हूं। अगर अपने पास देखो क्या है, ये 25,000 रुपए तो प्रिंसिपल हो गया 25,000, ब्याज की दर कितनी है 10%, 3/2/5 साल के लिए तो पहले साल 10% का ब्याज लगेगा, मतलब 11/10 ये अमाउंट बनेगा एक साल के बाद। अगर उससे अगले साल फिर 11/10 पे से गुना करना पड़ेगा, फिर 11/10 से, तो 3 साल बाद तो अमाउंट इतना होगा। अब उसके बाद फिर 2/5 ईयर्स है, 2/5 ईयर्स है, ब्याज की दर कितनी है 10%, तो कितना इफेक्टिव ब्याज लगेगा, ये हो जाएगा 4%। तो 4% अगर वैल्यू बढ़ानी है तो आप कहेंगे 100 रुपए निवेश करोगे तो 104 मिलेगा, 4 से काट दूंगा तो 25 करोगे निवेश तो 26 मिलेगा। तो ये आपका अमाउंट निकल के आएगा कितने साल के बाद, 3/2/5 साल के बाद। इसमें से अगर आप प्रिंसिपल डेट इज ये 25,000 को घटा दोगे तो आपके पास इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक, अगर आप इस तरीके से जाना चाहते हैं तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं सवाल को। अब इस तरीके से करूंगा तो सिंपली मुझे दिख रहा है, थोड़ा सिंपल करते हुए 3 जीरो से देखो 3 जीरो कट गई मेरी, 25 से ये 25 कट गया, हो गया काम। ठीक है, 11 11 11 और इन्हें गुना करना है, ये तो पता है 1331 होता है,
और 26 से गुना करना है इसे, अमाउंट की वैल्यू कितनी आएगी, 26 से कम 26, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया, और अपना 78 और 2 80, 8 कैरी फॉरवर्ड 86, 8 कैरी फॉरवर्ड, और 26 और 8 34, यही आएगा अमाउंट आफ्टर 3/2 ईयर्स। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसमें से 34606 में से 25,000 को हटा दूंगा, तो वैल्यू आ जाएगी 606 और 9। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो मुश्किल लग रहा था लेकिन आसानी से हो गया। इफेक्टिव इंटरेस्ट के रेट से करेंगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, उससे बेहतर यही है क्योंकि पूरी कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाई हो गई इसमें। तो इसी के साथ जाते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से आप कहते हैं 10 साल का 3 बार लग रहा है, और आपके पास फिर एक बार लग रहा है 4% का, तो 10 3 बार इफेक्टिव रेट लगता है, तो हमें पता है ये 33.1% का इफेक्टिव ब्याज बनता है। फिर ये 4 का है, तो इन दोनों का अगर मैं इफेक्टिव निकालूंगा तो 33.1 प्लस 4 प्लस 33.1 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 100, ये इफेक्टिव ब्याज मिलेगा। और ये आप ब्याज निकाल लेंगे किस पे, 25,000 रुपए पे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता था अपना। रेशियो मेथड भी इंप्लीमेंट करने को तो किया जा सकता था, चलो कोई नहीं, तो छोड़ते हैं। रेशियो मेथड क्या है देखें क्या, चलो अगर मैं रेशियो मेथड यूज करता, देखो पहले 3 साल तो 10% का ब्याज है, तो प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट 10-11 10-11 10-11 होता। फिर दूसरे आखिरी साल कितना था, 25/26, मतलब 4% का ब्याज मिल रहा था, तो 25 और ये होता 26। तो अगर मैं बात करता प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट की आफ्टर 4 ईयर्स, तो इन सबको मल्टीप्लाई करता तो ये 25,000 बनता, और फिर मुझे इधर भी इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता, वही बात हो गई पूरा का पूरा, यहाँ पे 34606 आता। तो आप कहते हैं 25,000, तो 25,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि प्रिंसिपल इतना ही दिया था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये 34,606, 34,606 को रिप्रेजेंट करता है, इंटरेस्ट मिलता 960। तो वही सेम है, कुछ अलग नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये डीआई का सवाल है, कहता है स्टडी दी गिवन ग्राफ एंड आंसर दी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे पहले ये वाली लाइन मैं पढ़ता हूँ जनरली, ये समझने से पहले कहते रखा, द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय डीलर डी इन 2020 इज 1% मोर देन नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय डीलर सी इन 2019। ये भी पूरा पढ़ना नहीं होता, बस इस पे गो थ्रू करना होता है। इससे क्या होता है, मुझे आइडिया लग जाता है। अगर 3-4 चीजें एक साथ दे रखे हैं, 3-4 ईयर्स एक साथ दे रखे हैं, 3-4 वैल्यूज एक साथ दे रखे हैं, डी ई एफ, तो मुझे लग जाता है कि हाँ सम वगैरह करना पड़ेगा, तो लंबा चला जाएगा। अगर इसमें खाली जैसे डीलर डी दे दिया, खाली डीलर सी दे दिया, तो ये सिंपल लग रहा है, तो ये एक बार की में डुएबल होता है सवाल, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। आपने एक बार नजर मार ली बस ये नीचे वाले पार्ट पे कि क्या दे रखा है। तो इस ग्राफ के अंदर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स इन हंड्रेड्स दे रखी है, जो डीलर ए बी सी डी ने, सी डी और ई ने 2019 और 2020 में बेची है। 2019 और 2020 डीलर ए बी सी डी और ई है अपने पास। ठीक है, ये 2019 की बेची गई है, और ये 2020 में जितनी बेची है। हमसे कहता है द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड बाय डीलर डी इन 2020। डीलर डी ने 2020 में जितनी मोटरसाइकिल्स बेची हैं, ये कितने परसेंट ज्यादा है जो मोटरसाइकिल सोल्ड करी है डीलर सी ने 2019 में। तो डीलर सी ने 2019 में 250 मोटरसाइकिल सोल्ड करी है, तो ये कितने ज्यादा है ये बताना। तो आप देखेंगे 110 ज्यादा है, किससे, 250 से, तो 110 भाग 250 गुना में 100। परसेंटेज निकालने, 0 से 0 गए, यहां से काटूंगा 4, 11 चुक 44%। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला सवाल हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास सम ऑफ 7410 डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट द रेशियो ऑफ ए टू द कंबाइंड रेशियो ऑफ बी एंड सी इज 9:17 and the ratio of C to the combined share of A plus B is 5:8, then the ratio of shares of B and C। मेरे पास 7410 रुपए जो ABC में बांटे गए हैं, कहता है A और B और C का रेशियो 9:17 है, C और A प्लस B का रेशियो 5:8 है। तो हमें बताना है कि B और C का रेशियो क्या होगा। तो अगर रेशियो ही निकालना है तो मुझे एक्चुअल सम की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसी से रेशियो निकाल सकता हूँ। अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर ए और बी, ए बी प्लस सी का दे रखा है, यहाँ पे सी ए प्लस बी का,
क्या ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो दोनों जगह मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तो कांस्टेंट रहेगा। ये 9 है और ये 17 है, तो ये हो गया मेरे पास 26। ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो। अगर इसके हिसाब से देखता हूँ, यहाँ पे सी है और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी का निकालूंगा तो 8 पर 5 15 आ रहा है, 13 आ रहा है। तो रेशियो मेंटेन होना चाहिए अपने पास, जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। रेशियो मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, ये 26 है ये 13 है, तो इसमें 2 से गुना करनी पड़ेगी। तो मेरे पास यहाँ पे जो ये रेशियो निकल के आएगा सी अपॉन में ए प्लस बी, आ जाएगा 10 अपॉन में 16। तो मेरे पास अब रेशियो मेंटेन हो गया, तो क्वेश्चन भी खत्म हो गया। कहता है बी प्लस सी बताओ। देखो सी अगर 10 रेशियो है तो सी तो मैंने लिख दिया 10, बी का रेशियो बताना है। आप कहेंगे सर ऊपर वाले में से ए का रेशियो कितना है, 9 है। अगर ए 9 है तो बी का रेशियो क्या होगा, ये 9 रख दिया। ए प्लस बी अपना 16 रेशियो है, तो बी कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 7 रेशियो। तो ये हो जाएगा बी 7 रेशियो। एसएससी में कितनी बार इस पे सवाल आ चुका है इस तरह का। 7 रेशियो 10 इज माई आंसर। बी और सी का रेशियो ये होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 1008 रुपीज। एट व्हाट प्राइस शुड इट बी मार्क्ड सो दैट आफ्टर अलाउइंग 16% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 18%। एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस 1008 दे रखा है। कहता है कि कितना इस पे प्राइस हमें मार्कअप करना चाहिए कि 16% डिस्काउंट देने के बाद भी 18% का प्रॉफिट हो। इसका सिंपल सी इक्वेशन हम लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी होता है, जो हमारे पास 100 माइनस कितना डिस्काउंट देना है हमें, रेशियो कितना प्रॉफिट कमाना है बेच के, ये हमारा रेशियो रहता है इसका। तो अगर मैं बात करूं 100 माइनस कितना परसेंट डिस्काउंट दिया हमने, हमें देना है 16% डिस्काउंट, तो 100 में से 16 घटाऊंगा। रेशियो कितने परसेंट प्रॉफिट कमाना है, 18%, 100 में 18 को ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 84 रेशियो 118। अगर आपसे 2 से विभाजित कर दें तो 42 रेशियो 59 आएगा। तो कॉस्ट प्राइस अगर 42 है तो मुझे एमआरपी 59 रखना होगा, जिससे कि 16% डिस्काउंट देने के बाद भी 18% का प्रॉफिट हो। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 1008। कितने टाइम्स आ रहा है, 42 से काटेंगे 2 टाइम्स 84, 168 बचेगा 4 टाइम्स। तो 24 से इसमें गुना कर देंगे, एमआरपी की वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू में 9, ये 216 आएगा, 21 कैरी फॉरवर्ड, 120 और 21 141। यूनिट डिजिट आ गई थी 6, तो यूनिट डिजिट से ही हो रहा था, बेकार ही आगे मेहनत करी। चले आगे। अगला सवाल कहता है एक 6 डिजिट का नंबर है ये, जो कि 125 से डिविजिबल है। तो हमें वैल्यू बतानी है कि ऐसे कितने 6 डिजिट के नंबर पॉसिबल है। अब देखो ये एक्स वाई कोई भी वैल्यू ले सकता है, ये तीनों वैल्यूज हमारी फिक्स कर रखी है, 4 3 9 एक्स वाई और 5 है। 125 क्या होता है, 125 होता है 5 का क्यूब। 5 का क्यूब का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5 की पावर n अगर मुझे दे रखा है तो कोई भी नंबर 5 की पावर n से तब डिविजिबल होगा जब लास्ट n डिजिट्स मेरी डिविजिबल होंगी किससे, 5 की पावर n से, तभी मेरा नंबर, अब कोई भी नंबर 5 की पावर n से तब डिविजिबल होगा जब उसकी लास्ट के n डिजिट्स 5 की पावर n से डिविजिबल हो। तो अगर मेरे पास ये 6 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट तो फिक्स कर रखी है, तो मैं इसे स्किप कर सकता हूं। मैं ये कहूंगा कि जो ये लास्ट की 3 डिजिट है, अगर ये मेरी 125 मतलब 5 की पावर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इन तीनों का कोई महत्व ही नहीं है। क्यों नहीं महत्व है मैं वो भी समझा देता हूँ आपको। अगर 439 है, इसे मैं 439,000 प्लस XY5 लिख सकता हूँ, ठीक है, इसे ब्रेक कर दिया मैंने नंबर को। और 125 से अगर मुझे डिवाइड करना है, मैंने कहा ये डिविजिबल है, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा, 1000 है ना ये 1000, ये तो मैं 439 इंटू 1000 लिखूंगा, ये तो पूरा का पूरा इसे काट सकता है। तो मेरे पास 125 से नंबर तब डिविजिबल होगा जब X59 डिविजिबल होगा किससे, XY5 डिविजिबल होगा 125 से। तो 125 का टेबल तो सबको पता है क्या होता है, 125 250 फिर 375 फिर ये 500 625 750 875 और 1000। तो ये 3 डिजिट है मेरे पास। तो 3 डिजिट के कौन कौन से नंबर है जो 125 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल है। लास्ट में अपने को 5 चाहिए, 5 किस में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। कितनी वैल्यूज हो गई, 4 वैल्यूज हो गई, तो यही आंसर होगा 4। एक्स और वाई हमसे पूछा था कितने 6 डिजिट के नंबर पॉसिबल है इस तरह के जो कि 125 से डिविजिबल होंगे, तो मैंने कहा 4।
हमसे यहाँ पे और भी चीजें पूछ सकते थे कि एक्स वाई की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो आप कहते हैं सर एक्स वाई की अगर वैल्यू पूछेगा तो मेरे पास 1 2 हो सकती है, 3 7 हो सकती है, ये 6 2 हो सकती है और 8 7 हो सकती है। एक्स वाई की भी ये 4 वैल्यूज पॉसिबल थी सिर्फ, इसके अलावा एक्स वाई भी कोई वैल्यू नहीं ले सकता था। चले आगे। ये डीआई का क्वेश्चन दे रखा है, पहले ही ये पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल, ज्यादा कुछ बड़ी वैल्यूज नहीं दे रखी, 3 4 चीजें नहीं है तो करके देख सकते हैं। इस ग्राफ के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेटा दे रखा है ऑफ कंट्री एबीसी 2015 से 2019 का। ठीक है, 2015 में इंपोर्ट ये थे, एक्सपोर्ट ये थे, 2016 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, 2017 2018 2019। ठीक है, आगे कहता है इन 2020 इफ द इंपोर्ट्स इंक्रीज फ्रॉम 2019 बाय द सेम परसेंटेज एज इन 2019 ओवर इट्स प्रीवियस ईयर। कहता है 2020 के अंदर जो हमारे इंपोर्ट इंक्रीज हुए हैं, अगर 2020 का भी मैं डेटा निकालता तो मैं कहता 2020 में जो इंपोर्ट इंक्रीज हुए हैं वो सेम परसेंट से इंक्रीज होते जितने 2018 से 2019 में मेरे इंपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं। तो हमें बताना है कि इंपोर्ट्स का अमाउंट क्या होगा 2020 के अंदर। ठीक है, तो दो तरीके हैं देखो करने के। एक तो तरीका हो गया आप बेसिक लगा दें यहाँ पे कि मैं कहूंगा यहाँ पे कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है। आप देखेंगे 2018 के अंदर 320 था इंपोर्ट, 2019 के अंदर 400 था, कितना इंक्रीज हो गया 80 का। कितने परसेंट हो गया 80 भाग 320 इंटू में 100, तो आप कहेंगे 1/4 इंटू में 100, 25% से मेरा क्या हो गया इंपोर्ट इंक्रीज हुआ। अगर सेम परसेंटेज से आगे भी इंक्रीज होना है तो 400 का 25% अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 100, तो 100 से इंक्रीज करूंगा तो 500, तो 2020 में जो मेरा इंपोर्ट आएगा वो 500 हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये होगा कि चलो मान लो पहले मेरे पास इंपोर्ट है 320, मैं अगर x% से इंपोर्ट को इंक्रीज करता हूं तो अगले साल मेरा जो इंपोर्ट होगा वो क्या होगा 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा। ये मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी अगले साल का, तो जो कि 400 बन रही है। फिर इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा 400 में, x% से इंक्रीज करना है तो 100 प्लस डिवाइडेड बाई 100 और ये वाली वैल्यू आएगी। क्या ये आपको जीपी सीरीज दिख रही है? ये आपका कॉमन रेशियो होगा, एक फैक्टर से मेरी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे भी सेम फैक्टर से मेरी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन गई। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ए बी सी अगर मेरे पास 3 टर्म्स होती हैं तो हमें पता है बी स्क्वायर किसके बराबर, ए सी के बराबर होता है, और सी की वैल्यू निकालनी है तो वो बी स्क्वायर बाई ए होती है। इसका मतलब कुछ नहीं करना था, ये 400 था ना, 400 बी है, 400 इंटू 400 डिवाइडेड बाई ए है अपना 320, ये वैल्यू आ जाती किसकी, सी की, जो इंपोर्ट होगा हमारा 2020 के अंदर। ये 5 है, 4 है, 100 500, इस तरीके से भी किया जा सकता। अगला सवाल, क्वेश्चन में कहता है इफ द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 3y माइनस xy फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। एक 8 डिजिट का नंबर दे रखा है, ये 72 से कट रहा है, 72 का मतलब 8 और 9 से कटेगा। तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी 5x प्लस 3y माइनस की, अगर y की मैक्सिमम वैल्यू हमें कंसिडर करनी है। तो सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है 3y4। अब कैसे करेंगे, देखो 3 और 4 देख के आपको पता चल रहा है यहाँ पे अपने पास 8 है, 8 से ही वैल्यू घटेगी। तो अगर फर्स्ट डिजिट मेरे पास ओड होती है तो रिमाइंडर क्या आ जाता है अपना, रिमाइंडर आ जाता है 4। अगर रिमाइंडर अपना 4 आ गया तो मुझे पता है यहाँ पे कि हमें क्या चाहिए, यहां से रिमाइंडर 4 चाहिएगा जिससे कि अपना ये नंबर 8 से कट जाए, क्योंकि 3y4 है तो 300 प्लस y4 लिखूंगा मैं इसे 8 से डिवाइड करके डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ से रिमाइंडर 4 आ रहा है, 300 को काटूंगा ओड वाले केस में, तो यहाँ से भी रिमाइंडर अपने को 4 चाहिए। अगर रिमाइंडर 4 चाहिए तो आप ये बताओ, यहाँ पे मैं इस 4 को अगर इसमें ऐड कर दूं तो क्या ये मेरे पास y8 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 4 रिमाइंडर है ये मैंने इसमें अंदर ऐड कर दिया y8। y8 मेरा किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। तो कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है ये y? आप कहेंगे सर यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू तो y ले सकता है 0,
08, ठीक है, ये 8 से कट जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे y कौन सी ले सकता है, 4 वैल्यू ले सकता है, 4 8, ये भी 8 से कटेगा, और अगली वैल्यू ले सकता है y 8 8, ठीक है, 4 4 के गैप में जो 8 से कटता है। ये 8 के डिविजिबिलिटी रूल वाले में सब कुछ समझाया था, एक्सप्लेन किया था डिटेल में। तो मेरे पास y की जो मिनिमम मान आया वो मैक्सिमम मान आएगा y का, वो आएगा 8। अगर y का मान मेरे पास 8 आया तो मुझे बताना है x की वैल्यू क्या होगी। ये 9 से भी कट रहा है तो सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल 9 होगा। नंबर क्या बना मेरा 9 8 x 4 2 3 8 4। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा आप देखेंगे सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल 9, जहां जहां 9 बनता है तो छोड़ देते हैं, तो 9 छोड़ दिया, 4 और 2 6 और 3 9 बन गया, छोड़ दिया, 8 16 और 4 20, 20 2 प्लस 0 2 बचेगा, 2 प्लस एक्स मेरा 9 से कटना चाहिए। तो x की क्या वैल्यू रखूंगी 9 से कट जाए, आप कहेंगे 7। अगर x 7 आया मेरा y 8 आया, पुट कर दो, 5 इंटू 7 35, 3 इंटू 8 24 माइनस 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 7 56। तो 35 और 24 59 माइनस 56, ये बना मेरे पास 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को, ठीक है। ये 8 वाला आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से करना। हमने 384 हमारा अगर इससे डिविजिबल है 8 से, तो हम कैसे करेंगे, जब ये ओड वैल्यू होती है तो अपने को रिमाइंडर क्या मिलता है, 4 मिलता है। अगर रिमाइंडर 4 मिलता है तो उस पर्टिकुलर केस में हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, इस वाले जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी होती है इसमें 4 को ऐड कर लेते हैं, और मैं कहता हूँ कि सर y8 जो बना है ना ये मेरा 8 से कटना चाहिए, ठीक है। और y8 अगर 8 से कटेगा, 8 का टेबल देखो तो y की वैल्यू 08 मेरा 8 से कट सकता है, तो 0 आ सकती है। और उसके बाद हम 4 4 के गैप में लेते हैं, 4 8 मेरा 8 से कटेगा, फिर मेरा 4 का गैप लिया तो 8 8 8 से कटेगा। उसके बाद 4 का गैप लूंगा तो वैल्यू क्रॉस कर देगी, 3 डिजिट में चल जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलें आगे। इसमें एक काम और कर लेते हैं, आप इसे अगर ऐड नहीं करते तो आप इसे सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हो, ठीक है। क्योंकि 4 रिमाइंडर था मेरा, 4 और 4 मैं यहाँ पे ऐड कर इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा ले लिया तो अपना 8 रिमाइंडर बन जाएगा। तो 8 के केस में 8 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, या फिर -4 कर लेता तब भी मेरे पास 4 - 4 0 हो जाता, तब भी रिमाइंडर 0 हो जाता। क्वेश्चन में कहता है alloys A and B contain copper and zinc in the ratio 7:8 and 4:1 respectively। कहता है in what ratio A and B should be mixed to obtain a new alloy C containing copper and zinc in the ratio 2:1। मेरे पास एक alloy A है जिसमें कॉपर और जिंक का रेशियो 7:8 है, एक दूसरा alloy है B जिसमें कॉपर और जिंक का रेशियो 4:1 है। किस रेशियो में मिलाइन है जिससे कि एक alloy C तैयार हो जिसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो हो वो 2:1 हो। इस तरह के क्वेश्चन में हम जनरली एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, आप चाहें तो बिना एलिगेशन के भी कर सकते हैं। एलिगेशन में कैसे करते हैं, आप या तो कॉपर पे एलिगेशन लगा देते हैं या फिर जिंक पे। अगर मैं कॉपर पे लगाता हूँ तो आप देखेंगे कॉपर कितना है मेरे पास एलॉय में 7 बाय टोटल कितना है 7 + 8 15, तो 7/15 है टोटल एलॉय में मेरे पास कॉपर ए में। अगर एलॉय बी की बात करूं तो इसके अंदर टोटल कॉपर कितना है, ये अपना 4 रेशियो टोटल है 5, तो 4/5 है एलॉय बी में टोटल कॉपर की रेशियो। अगर मैं जो सॉल्यूशन सी चाहिए उसके अंदर मुझे कॉपर कितना चाहिए 2 रेशियो चाहिए, टोटल कितना है 3 रेशियो, तो 2/3 ये आएगा। अगर इसमें एलिगेशन लगा दूंगा तो ए और बी का मुझे मिल जाएगा कि किस रेशियो में ए को यूज करूं किस रेशियो में बी को मिलाऊं, जिससे कि मेरे पास जो फाइनली जो एलॉय तैयार हो उसमें जो कॉपर हो वो इतना हो, ठीक है। एलिगेशन कहाँ लगाते हैं आपको पता है, आप कहेंगे सर क्या मतलब, ये जिन लोगों ने पढ़ रखा उन्हें बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा उन्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ पे हम ये किस तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक है। मान लो एलॉय ए को मुझे क्वांटिटी कितनी लेनी है एक्स लेनी है, इसे ऐसे समझो। मुझे मान लो एलॉय बी की क्वांटिटी वाई लेनी है और मुझे एक्स रेशियो वाई बताना है, तो मैं कह रहा हूँ कि कॉपर कितना है एलॉय ए के अंदर 7/15 है, तो मैं कहूँगा 7/15 एक्स इतना मुझे कॉपर चाहिए एलॉय ए से। एलॉय बी से कितना कॉपर चाहिए, एलॉय बी में 4/5 है कॉपर, टोटल क्वांटिटी वाई लेनी है तो इतना कॉपर मुझे एलॉय बी से चाहिए। टोटल जो मिक्सचर बनेगा उसमें कॉपर कितना होगा, आप कहेंगे टोटल क्वांटिटी तो एक्स ये में डाला मैंने वाई ये डाला, तो टोटल क्वांटिटी तो एक्स प्लस वाई है और इसका मुझे कॉपर कितना है 2/3 है, तो ये होगा।
तो ये आपकी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, अगर मैं इसे क्या मान लूं, इसे मैं A1 मान लूं, इसे N1 मान लूं, इसे A2 मान लूं, इसे N2 मान लूं, और इसे मैं AW मान लूं क्योंकि वेटेड एवरेज है, नेट के ऊपर कितनी चाहिए, और ये मेरे पास N1 प्लस N2 है। तो ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लग गया, जहां पे वेटेड एवरेज का फॉर्मूला बनता है तो वहां पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ये 3 है, ये मेरे पास क्योंकि एक्चुअली में हमें रेशियो निकालना है, 3 है, 515 है और 5 है, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 आएगा। तो यहाँ पे 15 आएगा तो इसमें 5 से गुना, इस सब में 15 से गुना कर दोगे आप, तो मेरे पास रेशियो क्या मेंटेन रहेगा, ए बी। आप कहेंगे सर ये 7 रेशियो है, अगर ये 4 और 3 12 और ये मेरे पास 10। ठीक है, एलिगेशन लगाऊंगा, 12 में से 10 घटाया 2, 10 में से 7 घटाया 3, 2 रेशियो 3, 2 रेशियो 3 में अगर इन्हें मिला दिया जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो नया एलॉय बनेगा उसमें 2:1 कॉपर रेशियो जिंक होगा। अगला सवाल अपना डीआई का है। क्वेश्चन में कहता है स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। The pie chart showed the distribution degree-wise of the students who appeared in the annual examination from Institute PQRS&T in 2020. The number of students who appeared is 3000. ठीक है, मेरे पास 5 इंस्टीट्यूट है PQRS&T, उसमें डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जो लोग एग्जाम में अपियर हुए हैं। टोटल स्टूडेंट्स जो अपियर हुए हैं वो 3000 है, मतलब 360 डिग्री जो सेंट्रल एंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3000 स्टूडेंट्स को। आगे कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट पी। इंस्टीट्यूट पी से कितने बच्चे जो एग्जाम में अपियर हुए, 64.8 डिग्री। ये कितने परसेंट है जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर हुए इंस्टीट्यूट ओ आर एंड एस से, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ओ क्यू आर एस एंड एस से, तो क्यू से अपियर होने वाले हमारे पास 86.4 हैं, आर से अपियर होने वाले 72 हैं और एस से अपियर होने वाले 82.8% डिग्री हैं। ठीक है, तो हमें बताना ये कितने परसेंट है इसका, तो परसेंटेज में पूछा तो कंपैरिजन करना है बेसिकली, हमें एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं है, तो ये डायरेक्टली हमने ये वाली वैल्यू लिखी पी के स्टूडेंट्स और ये इन तीनों बाकी क्यूआरएस के स्टूडेंट्स का सम लिखा, इनटू 100% कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या आया। अगला सवाल, ये सीजीएल मेंस में भी इसी टाइप का सवाल मैंने करवाया था आपको। एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी जिसमें एंगल बी अपने को 135 डिग्री दे रखा है, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ए है, बी है और सी है। ये वाला एंगल 135 डिग्री है। कहता है अपना ए बी 5√2 है, ये वाला बी सी 7 है, और ए सी की लेंथ बता दो कि ए सी की लेंथ क्या होगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, इसे सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है भैया, कोसाइन रूल लगा दो। जब दो साइड दे रखे हो, एक एंगल दे रखो, तीसरी साइड निकालनी है तो कोसाइन रूल लगाते हैं। कोसाइन रूल क्या कहता है, जो सामने वाली साइड है ना, जो एंगल गिवन है उसके, इसका स्क्वायर ये बराबर होगा जो एंगल दे रखा है इसके दोनों बगल वाली साइड के स्क्वायर का सम, 5√2 का स्क्वायर प्लस अपना 7 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू में जो दोनों साइड है बगल वाले इनका मल्टीप्लीकेशन, 5√2 इंटू में 7 इंटू में कोस जो एंगल दे रखा है, कोस एंगल क्या दे रखा है अपने को 135। कोस 135 किसके बराबर होता है ये आपको पता होगा, ये -1/√2 के बराबर होता है, ये माइनस कोस 45 के बराबर आता है निकल के, टिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास 50 प्लस 49 और यहाँ पे मेरे पास 2 इंटू 5√2 इंटू 7 इंटू में -1/√2, माइनस से माइनस कटेगा प्लस बनेगा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 7 70, 120 169 बना ये एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 13। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो सिंपल ये रूल याद रखो, आसानी से हो जाता सवाल। कुछ लोग इसमें डायमेंशन आगे एक्सटेंड करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना के करने की कोशिश करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता उस मेथड को। ठीक है, आप बेसिक से करें ज़्यादा सही है। ठीक है, वो मेथड कौन सा लगाते हैं मैं दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल सेम वैल्यूज पे थोड़ा सा बदल के क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा था, तो किसी बच्चे ने कमेंट करा सर ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को, तो मैंने तो यही सोचा कि मैंने कहा यार क्यों ही इतना दिमाग लगाएं जब बेसिक सा सवाल आ रहा है, बट देख लो एक अप्रोच, ज़्यादा यूज मत करना, लंबा है वो अप्रोच। देखो जैसे ये 135 डिग्री दे रखा है अपने को, ये अपने को 7 दे रखा है, ये अपने को 5√2 दे रखा है। एक बच्चे ने कहा कि सर ये वाली लाइन को यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर डाल दो और ये वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। ठीक है,
तो मेरे पास ये वाला कोण कितने का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, है ना, परपेंडिकुलर डाला है। ये 135 है तो ये 45 होगा। अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ये वाली साइड अगर 5√2, हाइपोटेनियस क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में साइड √2 होता है। तो a√2 अगर 5√2 के बराबर, अगर ये साइड a है, ये a है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये वाली दूरी भी अपनी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अब देखो ये वाला पूरा बड़ा ट्राइंगल अगर मैं बना रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, ये 5 होगी अपनी, ये वाली 5 और 7 12 हो गई। मुझे ये वाली लेंथ बतानी थी, कितनी हो गई, 5 7 किस साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 13 के साथ। तो ये आंसर आ जाएगा। ये एक अनदर अप्रोच है बट नॉट रिकमेंडेड। जब कोसाइन रूल पता है तो डायरेक्टली यूज करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल, क्वेश्चन में कहता है द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क whose sides are 160, 300 and 340 is 417/22 of the area of the circular park. What is the perimeter of the circular park correct to 1 decimal place? ठीक है, मेरे पास एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड्स ये दे रखी हैं। ठीक है, जो इसका एरिया है वो 417/22 ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क के बराबर है। ठीक है, सर्कुलर पार्क का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 417/22 अगर करूंगा तो 22 इंटू में 4 88, 88 प्लस 17 105 भाग 22। सर्कुलर पार्क का रेडियस आर मान लेता हूं तो पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर पार्क। अब ट्रायंगुलर पार्क की 3 साइड दे रखी है तो डायरेक्टली हीरोज फॉर्मूला बदला करने लगता है। देख लिया करो एक बार रेशियो क्या आ रहा है साइड्स का, 160, 300 और 34 है। आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूं 340, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट दूं अगर तो 8, ये 15 और ये 17। अगर साइड का रेशियो आपने देखा है तो ट्रिपलेट बना रहे हैं, अगर ये ट्रिपलेट बना रहे हैं पाइथागोरस तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा मेरा। ये वाली साइड 160 हो सकती है, ये मेरी 300 होगी और ये वाली मेरी 340 होगी। तो एरिया में डायरेक्टली निकाल सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, तो हाफ इंटू में 160 इंटू में 300। तो यहां से 2 से काटूंगा 80 इंटू में 300, ये अपने पास 105, ये 22 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर होगा। 22 से 22 कटेगा, 7 से काटूंगा 15, 15 से इसे काटूंगा 20 और ये 80 इंटू में 20 1600, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। हमें क्या बताना है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर पार्क 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू में 40, ये वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 44 इंटू में 4 1760 डिवाइडेड बाई 7, ये वैल्यू आएगा अपने पास 2 जा 14, 36 5 जा 10 1 जा 0.34, 251.4, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन को समझ आ गया। तो दिस इज हाउ वी डू मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, ये 25 के 25 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपको एसएससी की जीके, रीजनिंग और इंग्लिश की प्रीवियस ईयर की टाइप वाइज पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, छोटा सा स्मॉल परचेज करके। बाकी मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मिक्स क्वेश्चन की पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में वो टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है, वो फ्री है। टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए सबके लिए रेलिवेंट रहेगा। मैथ्स की कंप्लीट तैयारी आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो मैथ्स की कंप्लीट तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग कोर्सेज हमारे पास 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे। मैथ्स की रिकॉर्डेड वीडियो सारी की सारी आपको मिलेंगे, अर्थमेटिक प्लस एडवांस सब कुछ। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, तो वो सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैथ्स के कोर्स के साथ साथ आपको जो पीडीएफ मैंने अभी बताई ये सब भी फ्री होते हैं। 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, जो आपको ठीक लगे आप सब्सक्रिप्शन प्लान ऑप्ट करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसका लिंक एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जो सीजीएल 2020 टीयर 1 की तैयारी करते हैं अच्छे से करते रहो। उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेशन आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।